हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो प्यारे बच्चों, ऊर्जावान रहिए, ऊर्जा का अपने बॉडी में संचयन करिए। आलस्य का समय चल रहा है, मौसम ऐसा है कि नींद आएगी। आलस्य का जो माया जाल है आपको घेर के रखेगा, उससे दूर भागना है। तो शक्तिवान रहिए, ऊर्जावान रहिए, जिससे आपका 2 ही महीना बचा हुआ है एग्जाम का। तो बेटा जाहिर सी बात है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अंदर ऊर्जा होना बहुत ही जरूरी है। नींद को तोड़ना है, ईर्ष्या को त्याग करना है, मोह का त्याग करना है, और सिर्फ अपने इस नीट एग्जाम के लिए तैयारी करते रहना है। हमारा मिशन है नीट 2025 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। चलिए इसी मिशन के तहत आज हम लोग स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज, जिसका टेस्ट नंबर है 16, और टॉपिक है बेटा आपका इकोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो एक बायोटेक का है, बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन, और एक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। गिवन बिलो और 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सही है और कौन गलत। द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन 5 टाइम्स द फूड सप्लाई। नहीं भाई, ये ट्रिपलिंग किया था, 3 गुना फूड का बनाया था, इसलिए गलत हो जाएगा। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे नॉर्मन ई बोरलॉग, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया थे MS स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s यानी 61, 62, 63, 64, 65, 66 उस समय ये आया था। GMO स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बात सही है, तो पहला गलत, दूसरा सही। आंसर विल बी द थर्ड। क्वेश्चन नंबर 92। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बैसिलस बैक्टीरिया। बिल्कुल बात है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसलिए बैक्टीरिया को किल नहीं करता। लेकिन जब इसका लार्वा खाएगा तो लार्वा के मिडगट में एल्कलाइन पीएच के कारण ये इनएक्टिव से क्या हो जाएगा, एक्टिव, और वहां पे लाइसिस करेगा, सेल की स्वेलिंग कर देगा और पोर्स बना के डेथ कर देगा। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट इनटू एन एक्टिव फॉर्म टू टॉक्सिन इन एल्कलाइन पीएच, वो भी कहां पे, मिडगट एपिथेलियम ऑफ इंसेक्ट। तो दोनों बातें सही हैं, आंसर हो जाएगा फोर्थ। 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड। तो बायोटेक्नोलॉजी में प्यारे बच्चों आपका थेरापेटिक्स यानी उपचार में, बायो रेमेडिएशन लिविंग का इस्तेमाल, इन्वायरमेंटल कंट्रोल में जैसे पोल्यूशन ऑफ ऑयल, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ये बेटा ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया है। ये ऑयल स्पॉयलेज जो हो जाता है समुद्रों में, उसका पोल्यूशन को ट्रीट करता है। वेस्ट ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस में आएगा। प्रोसेस्ड फूड, जो आप ये पैकेट वाले खाना खाते हो जिसमें चिप्स वगैरह, सब प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए पौधा याद कर लेना, जेट्रोफा, जिससे बनाया जाता था बायोडीजल। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, तो सारी चीजों में इस्तेमाल है बायोटेक्नोलॉजी का। तो 93 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी इस समय हमारे इर्द गिर्द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 94। प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन CRY1AB। तो CRY1AB बेटा आपका कॉर्न बोरर के लिए है, जबकि CRY1AC एंड CRY2AB किसके लिए था, कॉटन बॉल वर्म के लिए। 2 आपके सिलेबस में है, वो लिख लीजिए, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट चेन। तो भैया पेप्टाइड चेन होता है, चेन A एंड B आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, और किससे लिए बना होता है बेटा, आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये मैच्योर इंसुलिन की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे प्रो नहीं लिखा, लेकिन अगर प्रो लिखा होता तो एक एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड की चेन पाई जाती जिसका नाम होता है C। तो चेन A, B और C प्रो इंसुलिन में, C को हटा के A और B आपके मैच्योर में पाए जाएंगे। तो 95 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 96। इट इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। तो HIV को डिटेक्ट करने के लिए अब हम लोग जो यूज करते हैं उसका नाम है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। साथ ही साथ सस्पेक्ट जीन में म्यूटेशन हुआ है, उसके लिए भी पीसीआर करा के फिर हम लोग प्रोब के जरिए हाइब्रिडाइजेशन करके फिर आपका रेडियोग्राफी से चेक करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे बैंड बन रहा है कि नहीं, वहां पे भी यूज करते हैं। विडाल टेस्ट बेटा टाइफाइड डिजीज को पता करने के लिए किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी, ये बेटा आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कलर के हिसाब से चीजों को अलग करना। क्वेश्चन नंबर 97, इन म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज। सही बात है, दोनों में। जैसे कि आपका प्लांट पॉलिनेटर्स, फिग एंड वास्प, यक्का एंड माथ, ऑर्किड बीज का संबंध। एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच। लेकिन ऑर्किड अगर किसी मैंगो ट्री पे ग्रो करता है तो एक कमेंसलिज्म है। ऑर्किड को तो फायदा है लेकिन मैंगो को ना तो फायदा ना तो नुकसान। तो आंसर हो जाएगा बेटा दोनों सही। कमेंसलिज्म +0 और म्यूचुअलिज्म ++। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, कंपटीशन, अमेंसलिज्म, ये सारे आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98, थॉर्न, अकेसिया और कैक्टस के आर द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स ऑफ डिफेंस इन दीज प्लांट। देखिए गलत कर दिया है। क्या किया है? केमिकल डिफेंस बोला, जबकि ये मार्फोलॉजिकल है, यानी मार्फोलॉजी में बदला हुआ है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। प्लांट ऑफर रिवार्ड टू और फीड इन द फॉर्म ऑफ पॉलन एंड नेक्टर फॉर पॉलिनेटर एंड जूसी न्यूट्रियस फूड फॉर सीड डिस्पर्जर। सही बात है, जब पॉलिनेटर आएगा तो उसको पॉलन के और नेक्टर दे देगा, और कोई इसके फ्रूट को जब सीड ले जाएगा तो फ्रूट खाएगा और सीड को छिटका देगा इधर उधर। तो दोनों बातें सही है। नहीं, पहला गलत हो गया ना, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। इंडियन पार्लियामेंट हैज क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल दैट टेक इशूज। तो पहले पेटेंट टर्म इमरजेंसी प्रोविजन था कि जल्दी अगर कोई इमरजेंसी में किसी को पेटेंट ग्रांट करना है तो टाइम ना लगे, डिले ना लगे। रिसर्च के लिए आपको पेटेंट देना, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ये सारे चीजों को कंसिडर किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 100, जीएक गिवन अप्रूवल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन पब्लिक सर्विसेज बाय चेकिंग। तो बेटा जीएक का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, जो कोई भी रिसर्च की वैलिडिटी और उसकी सेफ्टी इंट्रोड्यूस करना पब्लिक सर्विस के लिए दोनों को चेक करती है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 101, हाउ मेनी एस्टिमेटेड वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया एंड डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस। तो बेटा 2 लाख आपके वैरायटी हैं राइस के और 27 है डॉक्यूमेंटेड। और बेटा अगर आपको जब इकोलॉजी में जाओगे तो मोर देन 50,000 ए जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस हैं। क्वेश्चन नंबर 102, अबाउट 30 रिकमेंडेड थेरेपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज वर्ल्ड ओवर। बिल्कुल सही है, जिनमें से 12 इंडिया में मार्केट किया जा रहा है। मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता, किसमें पाया जाता? प्रो इंसुलिन में एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड चेन। तो पहला सही और दूसरा भी सही, तो आंसर हो जाएगा 102 का 4। क्वेश्चन नंबर 103, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन, ये बेटा 1990 है, 80-90 नहीं होगा, 1990 में दिया गया था। 4 ईयर गर्ल चाइल्ड और एडीए डिफिशियंसी थी, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। एलिसा एक बेटा आपका अर्ली डायग्नोसिस का मेथड है एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये बात सही है, तो आंसर हो जाएगा 103 का पहला गलत, दूसरा सही, आंसर हो जाएगा थर्ड। Which gene isolated from Bacillus thuringiensis has been known to control the insect population of cotton bollworm? तो बेटा Cry2AB and Cry1AC and Cry2AB। तो Cry1AC, Cry1AB, Cry2AB and Cry1AC, ये वाला हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नन ऑफ दी जैसे ऑप्शन नहीं रखने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे लिखने का तरीका होता है नॉमेनक्लेचर में ए कैपिटल स्मॉल सी होना चाहिए। जैसे अगर हम जीन लिखते हैं तो नॉमेनक्लेचरल रूल कहता है CRY लिख दीजिए, और अगर प्रोटीन फॉर्म लिखते हैं तो नॉमेनक्लेचरल रूल कहता है कैपिटल C स्मॉल RY लिख दीजिए। ठीक है, तो एक रूल के हिसाब से लिखना चाहिए। आंसर सेकंड सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नन ऑफ दिस जैसा ऑप्शन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप जब नन ऑफ दिस रखते हैं तो दिमाग में जाता है कि यार कहीं कैपिटल लेटर से गलत तो नहीं करवाना चाह रहा है, बाकी तो आप लोग को याद ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 105, द बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis is widely used in contemporary biology is। तो बैसिलस thuringiensis का इस्तेमाल किया गया था किससे लिए? तो बोलते हैं इसका बीटी टॉक्सिन यूज किया गया था। तो सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम, इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, बायो इंसेक्टिसाइड। तो ये लार्वा के कैटरपिलर लार्वा को किड करता था, तो इसको क्या बोल सकते हो? बायो इंसेक्टिसाइड। केमिकल से आप इंसेक्ट मारते हो तो केमिकल इंसेक्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड ही बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, बीटी टॉक्सिन इज क्रिस्टलाइज प्रोटीन होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो प्रोटॉक्सिन, और बेटा अगर एक्टिवेट हो गया तो एल्कलाइन पीएच में एक्टिवेट होता है, ये भी पूछा जाता है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 107, इन कमेंसलिज्म वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। बिल्कुल सही है, एक का फायदा दूसरे का जीरो। कैटल, एग्रेट, मैंगो, एपीफाइट, बार्निकल ऑन वेल। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज। अब यार कह रहा है कि कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, यानी संबंध कैसा हो गया? 0-0 जैसा संबंध हम लोग नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं जब दो स्पीसीज एक कम्युनिटी में कोई स्पीसीज रह रही है तो थोड़ा बहुत जरूर संबंध होगा, एक को फायदा होगा, एक को भले से 0 हो। तो इसलिए आपका पहला सही हो गया लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। ऐसा इंटरेक्शन आपने नहीं पढ़ा है। 108, all strain of Bacillus thuringiensis produce toxic protein। तो बेटा ऑल लिखने की वजह से आपको ध्यान देना चाहिए कि ऑल लिखा है, यहां पे आपको अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, ज्यादा नहीं, सम स्ट्रेन होना चाहिए था। क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम बैसिलस thuringiensis आर किल सर्टेन इंसेक्ट। देखिए यहां पे क्राई लिखने का तरीका गलत है, यहां पे लिखना चाहिए था कैपिटल C स्मॉल R स्मॉल Y। तो हमारे हिसाब से तो दोनों गलत हो गया, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, और अगर किसी ने क्राई पे ध्यान नहीं दिया होगा तो क्या लगाएगा? थर्ड। लेकिन क्राई की वजह से आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 109, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट। तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का इस्तेमाल किया जाता है बेटा एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 110, कंजम्पशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो गोल्डन राइस कहते हैं बायो फोर्टिफाइड राइस है। बायो फोर्टिफाइड का मतलब समझिए पहले। बायो फोर्टिफाइड का मतलब होता है बेटा जिसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा दिया जाए। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन। विटामिन ए इनरिच्ड होता है जिस कारण से विटामिन ए की कमी नहीं होगी, गोल्डन राइस। बाकी किस पौधे से निकाला गया था इसके जीन? तो डैफोडिल नरगिस से निकाला गया था, और एक बैक्टीरिया था एर्विनिया बैक्टीरिया। डैफोडिल पूछा जा चुका है, याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर हो जाएगा 1। जबकि बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन ये बेटा इंसेक्टिसाइडल प्लांट हैं। विच आर द फॉलोइंग मेन बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया। तो इंडिया में बेटा कॉटन अलाउ कर दिया गया है ग्रो करने के लिए, क्योंकि कॉटन आप खाते नहीं हो इसलिए अलाउड है बीटी कॉटन। क्वेश्चन नंबर 112, इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक का रोजू बनाया गया था, ह्यूमन इनरिच्ड था 2.4 ग्राम पर लीटर।
ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन पाया गया था। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग ऑफ सेफ्टी ऑफ वैक्सीन ऑफ बिफोर दे यूज टू ह्यूमन। तो दोनों बातें सही हैं। पहले किस पे इस्तेमाल किया जाता? मंकीज पे। अब मंकीज का यूज स्विच कर गया है किस पे? ट्रांसजेनिक माइस पे। 113 given below are two statement. GIEC stands for जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, सही है। ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन ट्रांसजेनिक काउ रोजी न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ। प्राकृतिक गाय और ट्रांसजेनिक गाय में कौन बढ़िया हो जाएगी? ट्रांसजेनिक। तो लाइन सही है, पूरी लिखनी चाहिए थी। तो 113 का आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 114 जीएम क्रॉप्स आर मोर टॉलरेंट। तो भाई ये आपका हर चीज सहने की क्षमता होगी, गर्मी, ठंडी, सूखा, नमक, ऑल ऑफ दी अबव। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैज, तो भैया फॉरेन डीएनए होगा इन इट्स ऑल सेल्स, सही है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बेटा, कहते हैं सारे सेल में कैसे भेजा जाता है? ये बेटा आपका शुरुआत, जैसे प्लांट बनाना होगा तो टोटीपोटेंसी के जरिए बना दिया जाएगा। तो एक सिंगल सेल को क्या किया जाएगा? जीन मॉडिफाई कर दिया जाएगा, फिर उसी सेल से माइटोटिक डिवीजन से ढेर सारी कोशिकाएं बनेंगी, वही एक नया पौधा बना लेगा। प्लांट में तो टोटीपोटेंसी पाया जाता है। एनिमल सेल में आप मान लीजिए जायगोट लेवल पे, गैमिट लेवल पे बदलाव कर दीजिए, तो जायगोट में बदलाव होगा, उसी जायगोट से आप पूरा एक नया बॉडी बना लोगे। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। जीएम ऑर्गेनिज्म, तो जीएम में सभी हो सकते हैं बेटा, प्लांट भी है, एनिमल है, फंजाई भी हो सकता है और बैक्टीरिया भी हो सकता है। एनिमल में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? 95% होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, 95% से ज्यादा होते हैं माइस। आरएनए इंटरफेरेंस, तो बेटा आरएनए इंटरफेरेंस सारे यूकैरियोटिक सेल में एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस पाया जाता है। और स्पेसिफिक एमआरएनए को क्या कर दिया जाता? साइलेंट कर दिया जाता। क्या नहीं बनाने दिया जाता? प्रोटीन नहीं। आरएनए आई मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया निमेटोड को रोकने के लिए टोबैको प्लांट में किया गया था आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 118 प्रोटीन इनकोडेड जीन क्राई कंट्रोल, तो क्राई जीन बेटा कॉटन बॉल वन, कॉर्न बोरन दोनों को कर सकता है। यहां पे होगा क्राई 1AC, क्राई 2AB, और कॉर्न बोरन में होगा क्राई 1AB। क्वेश्चन नंबर 119 क्रॉप प्रोड्यूस बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो बेटा आप सोयाबीन, पोटैटो, टोमेटो ये बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाया जा सकता है। विच अगर देखिए टोमेटो में एक फ्लावर सेवर टोमेटो है, याद कर लीजिएगा, जिसका सेल्फ लाइफ ज्यादा होता है, जिसके कारण टमाटर जल्दी सड़ता नहीं है। ये आपके सिलेबस में है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। विच एप्लीकेशन ऑफ मेथड इज द रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट, स्वस्थ पौधे से डिजीज पौधे से हेल्दी प्लांट का बनाना। तो भैया आपको मालूम है जो उसका मेरिस्टम पार्ट है, अभी वहां पे भी इन्फेक्शन नहीं पहुंचा है, तो मेरिस्टम यूज कर लीजिए, एपिकल या एक्सिलरी कोई भी मेरिस्टम यूज कर लीजिए, जिसको बोलते हैं मेरिस्टम कल्चर। क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, तो 3 एरिया हैं, जैसे चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं पे लिखा है प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म या प्योर एंजाइम, ऑप्टिमम कंडीशन देना, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, और लास्ट में प्यूरिफिकेशन वगैरह, जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई प्रोटीन कंपाउंड। तो ये 4 एरिया हैं, एक में जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला आता है, एक में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, और एक में आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 122 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस, वो भी मोर देन है, ज्यादा है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी वाज प्रोड्यूस इन 1997, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन एंड 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन होगा, यानी ज्यादा बैलेंस्ड है नेचुरल काउ से। जीन थेरेपी बेटा हेरिडिटरी डिजीज को ट्रीट करने के लिए किया जाता है।
पहली जीन थेरेपी 1990 में एडीए जीन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए किया गया था 4 ईयर गर्ल चाइल्ड में। क्वेश्चन नंबर 123, 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी बासमती आर ग्रोन इंडिया, बिल्कुल सही है, 2 लाख बेटा वैरायटीज हो जाएगा, 27 डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा, और मोर देन 50,000, ये रिपीट हो गया आपका, जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस पूछा जाएगा तो मोर देन 50,000 लगाइएगा। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक एनिमल को इतना सेंसिटिव बना दिया जाता है कि ज्यादा सेंसिटिव से थोड़ा भी अगर जहर जैसा कोई टॉक्सिक चीज होगा उससे प्रभाव दिखने लगेगा। तो हमें किसी भी केमिकल की सेफ्टी पता चल जाएगी कि अगर ट्रांसजेनिक एनिमल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो नॉर्मल पे तो पड़ेगा ही नहीं। तो आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 124, रेट्रोवायरस यूज इन जीन थेरेपी एज अ वेक्टर। रेट्रोवायरस यूज किया जाता है जीन थेरेपी में एज अ वेक्टर, सही बात है, डिसाउंड फॉर्म में, और प्लांट में यूज, एनिमल में यूज किया जाएगा। और प्लांट में यूज किया जाता था टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, क्राई 1AC कार्नबोरर, ये गलत हो जाएगा, क्राई 1AB होना चाहिए था। तो पहला सही, दूसरा गलत, आंसर हो जाएगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 125, टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेस विच इंक्लूड्स। तो ट्रांसजेनिक मॉडल बेटा कई सारे ह्यूमन डिजीज के लिए एग्जिस्ट हैं, जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर डिजीज। आंसर हो जाएगा 4, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 126, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। तो ट्रांसजेनिक काउ रोजी सही है, विच प्रोड्यूस हाई फैट, नहीं हाई प्रोटीन 2.4 ग्राम पर लीटर, तो गलत हो गया पहला। ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमन, ये बात सही हो गई। ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर सर्टेन डिजीज के लिए, सोशल वर्क के लिए इनका कहां इस्तेमाल है, तो आंसर हो जाएगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 127, फॉर आरएनएआई व्हाट इज यूज्ड एज अ वेक्टर। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्नोलॉजी किया गया था, तो वहां पे मिलाडोगाइन इनकॉग्निसिया ये पैथोजन था, बैक्टर यूज किया गया था, प्लांट में डालना है ना, टोबैको प्लांट में, तो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस का इस्तेमाल किया गया था, और जीन का सोर्स था ट्रांसपोजान या वायरसेस। विच इज करेक्ट अबाउट जीएम क्रॉप। GM has been, यानी genetically modified crop has been used to create tailor-made plant to supply alternative resource in industry. Large quantity of insecticide, insecticide नहीं आएगा, mild quantity of insecticide, insecticide लिख रहा है ना बेटा, तो insecticide आपका मतलब कि केमिकल्स हैं, तो इस केमिकल्स का इस्तेमाल आप जीएम क्रॉप में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे खुद ब खुद इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होते हैं, जैसे बीटी कॉटन है, तो बाहर से कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 129, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ जीएम क्रॉप्स एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई इट। तो कह रहे हैं कि एक को छोड़ के सारे एडवांटेज है, तो जिसको छोड़ा गया है उसी को पता करिए। रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, बिल्कुल सही है, निर्भरता कम करता है, लेकिन ये नहीं आंसर होगा क्योंकि एडवांटेज को जो नहीं है वो पूछा है। दे इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट, अच्छे से मिनरल का इस्तेमाल करेंगे जिससे अर्ली एग्जॉशन यानी जल्दी न्यूट्रिएंट खत्म नहीं होगा, प्रिवेंट करेंगे। न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाएंगे। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज आर मोर, अरे नुकसान कहां होगा भाई, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को क्या करेंगे, रिड्यूस। तो 129 का आंसर हो जाएगा बेटा 4th। क्वेश्चन नंबर 130, हाउ डज बीटी टॉक्सिन किल द लार्वी ऑफ सर्टेन इंसेक्ट बाय बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटेड टॉक्सिन ऑन मिडगट एपिथेलियम क्रिएटिंग पोर्स लीडिंग टू स्वेलिंग एंड लाइसिस।
तो सारी बातें सही है, मिडगट एपिथेलियम में जाएगा, वहां पे पोर्स कर देगा, स्वेलिंग लाइसिस से डेथ हो जाएगी। आरएनए आई तो ये होता है आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए को ट्रांसलेशन करने से रोकना बाय क्रिएटिंग डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड उसका फ्रेगमेंट बनाना। हाउ मेनी रिकमेंडेड थेराप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन इज ऑल ओवर, अभी हुआ था बेटा, तो 30 अप्रूव किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से इंडिया में प्रेजेंटली कितने मार्केट किए जा रहे हैं? 12। Which of the following peptide chain is removed during maturation of pro-insulin into insulin? तो एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड चेन को रिमूव किया जाता है और सबसे बड़ा यही चेन होता है 33 अमीनो एसिड का। Which of the following is a benefit of human insulin produced by biotechnology? तो भैया एक तो बायोटेक्नोलॉजी में लार्ज क्वांटिटी में बना सकते हैं तो लेस एक्सपेंसिव आएगा और इफेक्टिव होगा क्योंकि हमारा ही है, जीन से बनाया गया है। लार्ज क्वांटिटी में बनाया जा सकता है, एलर्जिक नहीं होगा क्योंकि नॉन ह्यूमन सोर्स से नहीं है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रोड्यूस बाय इंड्यूसिंग जीन म्यूटेशन, अरेस्टिंग स्पिंडल फाइबर, तो भैया जीन में बदलाव करने से ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया जा सकता है। अरेस्टिंग स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, यहां से तो पॉलीपॉडी वगैरह बन सकता है। डिलीटिंग सेक्स क्रोमोसोम, इससे कोई मतलब नहीं है। इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन, तो पहला और चौथा में बेटर कौन हो जाएगा? फोर्थ, क्योंकि ट्रांसजेनिक वर्ड है तो कोई फॉरेन डीएनए लाइए। म्यूटेशन के जरिए पौधे बनाए जाते हैं, जैसे इंड्यूसिंग जीन म्यूटेशन से बनाया गया था भिंडी, ओकरा, मूंग, बीन, ये बनाया गया था म्यूटेशन से, म्यूटेशनल ब्रीडिंग से। भिंडी को बनाया गया था एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस, आपके स्ट्रेटजी में था, अब हट गया है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो बेटा ये रहा आपका डिस्कशन। अब आपके सामने आ रहे हैं अली सर, स्वागत करिएगा। आसान क्वेश्चंस थे, अच्छे से करिएगा। इन क्वेश्चन में आपको एक चीज सीखने को मिलेगा कि आसान लगता है तो थोड़ा स्पीड आप बढ़ा देते हो तो जल्दी जल्दी में हो सकता है पढ़ने में ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन आसान रहे चाहे कठिन रहे, आपका बस एक ही औचित्य होना चाहिए, एम होना चाहिए। आपने जो टारगेट बनाया है टाइम ड्यूरेशन, उसी टाइम ड्यूरेशन में आप करिए, बहुत ज़्यादा स्पीड ना बढ़ा दीजिए। जैसे अमूमन अगर नॉर्मल क्वेश्चन करने में आपको 5 से 10 सेकंड लगते हैं, आसान क्वेश्चन है तो आप एक आध सेकंड घटा लीजिए, ये ना कि देख के आंसर मार दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 135 तक क्वेश्चंस देख लिए मनीष सर के साथ, और मैं आपको 136 से 180 तक कराने आया हूं। और आपको पता है हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं SBTS 16 का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 136 क्वेश्चन आपको कॉलम ए और कॉलम बी में मैचिंग की बात कर रहा है। जल्दी से आप देखिए मैचिंग आप आसानी से मिला पाएंगे या नहीं मिला पाएंगे। तो पहली मैचिंग के बारे में बात करी जाए, सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? हमने कहा जेनेटिक मटेरियल में कुछ नए जीन को ऐड करना, रिमूव करना, मतलब जेनेटिक मटेरियल्स का मतलब हम उसमें ऑल्ट्रेशन करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो ये आपके पास ए का फर्स्ट हो जाएगा। फिर एक्सप्लांट क्या है? मतलब एक्सप्लांट पार्ट वो पार्ट होता है जिससे हम टोटिपोटेंसी जैसा फिनोमेना या न्यू प्लांट बनाते हैं। एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट, तो ये हो जाएगा सेकेंड। आपके पास कॉज ऑफ पॉपुलेशन, कॉज ऑफ पॉपुलेशन में ये कहा जाएगा कि अगर बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है तो वो पॉपुलेशन में हमने कहा कि ओवर पॉपुलेशन शो करेगा। कॉज ऑफ पॉपुलेशन मतलब एक्सप्लोजन की बात करी जाए या बढ़ने की बात करी जाए तो इंक्रीजिंग बर्थ रेट या बर्थ रेट ग्रोथ एंड डिक्रीज द डेथ रेट, ये हो जाएगा थर्ड, है ना। और चौथा टोटिपोटेंसी जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्स प्लांट, तो ये हो जाएगा फोर। तो इस तरह से आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपके पास पहली मैचिंग मिल जाएगी। लेकिन कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर लिया जाए या फिर एक्सप्लोजन लिख दिया जाए। अगला आपके पास क्या है? साइलेंसिंग ऑफ mRNA molecule in order to control the production of a protein has been used in protection of plant from। तो आपको पता है कि mRNA को हम क्या कर रहे हैं? साइलेंट।
और साइलेंट किसके केस में हमारे पास दिया हुआ आरएनए इंटरफेरेंस का मेथड हमने अपनाया है उस प्लांट में जहां पर हम बात करते हैं मिलॉइडी गाइनी इनकॉग्निशिया की, जिसमें जो निमेटोड होता है उस निमेटोड से मुझे छुटकारा पाना है, तो हमने उसके स्पेसिफिक आरएनए को साइलेंट किया हुआ है। तो यहां पर मॉस्किटो, बीटल्स और फ्लाइज की बात नहीं, निमेटोड की बात है, और इस निमेटोड का नाम है मिलॉइडी गाइनी इनकॉग्निशिया। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन 138 लिखा हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड ड्यू टू। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, एमएस स्वामीनाथन और नॉर्मन ई बोरलॉग ने। तो आपको ये बात पता है कि वहां पर किस बातों पर बेस था ग्रीन रिवॉल्यूशन और कैसे सक्सेस मिली। तो पहली बात ये थी कि हमने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज करना शुरू किया, हमने बेटर फार्म मैनेजमेंट करी और हमने सेमी ड्वार्फ वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया। तो देखिए लिखा पार्टली ड्यू टू द यूज ऑफ इंप्रूव क्रॉप वैरायटी, ठीक है, बेटर फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यस, और यूजेस ऑफ एग्रोकेमिकल। ये सारी बातें आपके सक्सीड करती थी ग्रीन रिवॉल्यूशन को, हरित क्रांति को। और इंडियन जो ग्रीन रिवॉल्यूशनिस्ट है उनका नाम था एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, आगे 139 लिखा हुआ है द नेम ऑफ पेटेंट कंपनी इन अमेरिका। अमेरिका की उस पेटेंट कंपनी का नाम क्या है? तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट नहीं, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ये वाला है थर्ड। 139 का थर्ड हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगला देख लो। इन विच ईयर एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस। कौन सी सन में इस बासमती राइस पर पेटेंट राइट लेकर आई थी? तो वो अमेरिकन कंपनी की कौन सी ईयर थी? 1990 या 1997? बताइए बेटा, वो ईयर कौन सी थी? 1997। आंसर आपके पास 140 का सेकंड हो जाना है। अगला देख लो, लिखा हुआ है पॉपुलेशंस इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ऑल्सो कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर वैल्यू से बेटा। और आपको पता है आर को हम क्या कहते हैं? आर को हम कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहते हैं बेटा। और ये होता क्या है? तो आर बराबर होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, है ना। तो आपके हाई आर वैल्यू जिसकी भी होगी वो आपके पास रिप्रोडक्टिवली फिट बोलेंगे हम उसे। यहां पर लिखा हुआ है 142 पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर गिवन पर यूनिट एरिया आपको पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। मॉर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड। किसी भी टाइम पर होने वाली टोटल डेथ जो होंगी उसे हमने क्या कह दिया? मॉर्टेलिटी। ये वाली बात भी सही है। इसी वजह से नंबर ऑफ बर्थ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड, तो वो हो जाता है आपका नेटैलिटी। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, और दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो आंसर 142 का 4 हो जाना है। आगे 143 लिखा हुआ इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बेसिक यूनिट ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाएगी? पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी में जब हम ए बायोटिक फैक्टर जोड़ देंगे तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट इकोसिस्टम कहलाई जाएगी। और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर, बहुत सारी कम्युनिटी मिलकर बायोम्स बनाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है। बेसिक यूनिट पूछी जाए इकोलॉजी की तो ऑर्गेनिज्म होता है, और जहां पर हम ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटर रिलेशनशिप पढ़ पाते हैं वो सबसे छोटी यूनिट इकोसिस्टम कहलाती है बेटा। लिखा हुआ है पॉपुलेशन इकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि पॉपुलेशन इकोलॉजी हमारे पास अगर समझ आ गई तो ये हमें
जोड़ कर रखेगा कि उस पॉपुलेशन की जेनेटिक्स क्या है, वो कैसे इवोल्यूशन कर रहा है। क्योंकि जब भी हम इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, तो हम उसके एडॉप्टेशन पढ़ पा रहे हैं, और एडॉप्टेशन जब हम पढ़ेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि उसने अपने आप को कैसे इवॉल्व किया है और उसने अपने आप का इवोल्यूशन कैसे किया है। तभी कहा जाता है पॉपुलेशन इकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये इकोलॉजी को जोड़ती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स से और इवोल्यूशन से। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, आंसर आपका 4 बन जाना है। दोनों बातें बिल्कुल सही है, आंसर क्या बन जाएगा बेटा, 4 बन जाएगा। ठीक है, अगला 144। आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लेन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। हमने कहा कि अगर इस पिरामिड का शेप अगर पिरामिडल है तो वो एक्सपेंडिंग होगा, अगर वो बेल शेप्ड है तो वो स्टेबल होगा, और अगर वो अर्न शेप है तो वो कैसा होगा, ये आपको अर्न शेप का दिखाई दे रहा है। और अर्न शेप जब भी होता है तो हम ये मानते हैं कि ये पॉपुलेशन कैसी होगी, डेक्लाइनिंग। और डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन में आपको ये बात पता होगी कि यहां पर पॉपुलेशन जो बच्चों की होती है, प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की पॉपुलेशन कम होती है और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या बन जाएगा, 3rd। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है dn अपॉन dt बराबर rn k माइनस एन अपॉन के इक्वेशन इज रिलेटेड विद। तो आपको पता है k मतलब कैरिंग कैपेसिटी, और कैरिंग कैपेसिटी तभी लगेगी जब आपके एनवायरमेंट में रिसोर्सेस कैसे हो, अनलिमिटेड, सॉरी रिसोर्सेस कैसे हो, लिमिटेड हो। जब लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे तभी कैरिंग कैपेसिटी का फिनोमेना आएगा, और ऐसी ग्रोथ को हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। और इसमें आपके पास जो ग्राफ आता है वो सिग्मॉइड आता है। इसमें 3 फेज होती हैं, एक लैग फेज, एक आपके पास लॉग फेज, और फिर एसिम्टोट। क्या आ जाता है, एसिम्टोट। ठीक, और इसी को दिया था वल्हर्सपर्ल ने। तो ये आपके पास तीनों बातें इस इक्वेशन से रिलेटेड हैं। आंसर 145 का 4 हो जाना है। अगला देखिए लिखा हुआ है विच अमंग दीज ब्रीड्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। आपको लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में ये बात लिखी हुई है कि ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को इवॉल्व करने के लिए लाखों साल लगाए। कुछ ऑर्गेनिज्म ने को एक बार रिप्रोड्यूस करके बहुत सारी ऑर्गेनिज्म बनाई है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ने कई बार रिप्रोड्यूस करके छोटी ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे साइज की ऑर्गेनिज्म और लार्ज नंबर में प्रोजनी बनाई है। और कुछ जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स ने कई बार रिप्रोड्यूस करके ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा रखा है लेकिन प्रोजनी को कम रखा हुआ है। तो आपके पास पैसिफिक सैल्मन फिश और बंबू प्लांट सिर्फ एक ही बार ब्रीड करते हैं, कई सारी आपकी पॉपुलेशन प्रोजनी बनाते हैं, और ये आपको देखने को मिलेगा। आंसर 4, 1st एंड 3rd। प्लेजिक फिश नहीं, प्लेजिक फिश कई बार रिप्रोड्यूस करती है, कई सारी प्रोजनी बनाती है, स्मॉल साइज की प्रोजनी बनाती है। अगला मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस अकर्स इन विच प्लांट। तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बताइए। तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस का मतलब उसने मॉर्फोलॉजी में चेंज किया। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया आपके पास स्पाइन बना लिया, आपके पास कैक्टस ने थॉर्न बना लिया। तो ये सब आपके मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हैं। जबकि कैलोट्रोपिस ने कार्डियक ग्लाइकोसाइड, मोनार्क बटरफ्लाई ने पॉइजन। ये केमिकल डिफेंस कह सकते हैं। कैसा डिफेंस, केमिकल डिफेंस में आएगा, जबकि ये आपके ऑर्गन वाइज मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस में आ जाएगा। तो ए और बी सही है, आंसर आपके पास 1st बन जाना है। आंसर क्या बन जाएगा बेटा, 1st। 148 देखिए लिखा है मैच द फॉलोइंग। फ्लैमिंगो बर्ड, आपको पता है फ्लैमिंगो बर्ड और स्मॉल फिश के साथ एक कंपटीशन था, जो कि एक जैसी स्पीसीज भी नहीं है लेकिन कंपटीशन कर रही है सिमिलर रिसोर्स के लिए। साउथ अमेरिका में देखा गया था ये वाली बात, ये हो जाएगा बी। गैलोपैगोस आइसलैंड एबिंगडन टॉर्टोइस की बात की जाएगी ए। स्कॉटलैंड ने कॉलन का आपके पास फील्ड एक्सपेरिमेंट है कॉनल्स का, ये हो जाएगा डी। और साइबेरियन क्रेन कहाँ आती है, भरतपुर वेटलैंड, है ना। तो ये आपके पास सी, BADC आंसर आपका 1st बन जाना है। अगला क्वेश्चन
लिखा हुआ अ बायोलॉजिस्ट स्टडीड द पॉपुलेशन ऑफ रैट इन अ बार्न. लिखा हुआ ही फाउंड दैट एवरेज नेटालिटी, नेटालिटी मतलब कैपिटल बी, बताओ कितना है 250. आपके पास कहा गया मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब कैपिटल एम नहीं डी, है ना. तो आपके पास यहां पर छोड़िए, आप सीधे आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि एन टी प्लस 1 बराबर एन टी मतलब इनिशियल डेंसिटी बराबर बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई. तो ये फिनोमेना आपको पता होगा. तो जब आपके पास ये बात पता है तो आप यहीं से निकालिए मोर्टेल. आपको पास ये वैल्यू कितनी दी है, ये वैल्यू दी है 250 और आई माइग्रेशन 30 और ये आपके पास डेथ कितनी दी है 240 और ई माइग्रेशन कितना है, ई माइग्रेशन आपके पास हो गया है 30. तो टोटल आपके पास ये तो हो गए 280 माइनस 270. इसका मतलब अगर मैं यहां पर इसे इसके साथ जोड़ूं एनटी के साथ, तो आपके पास ये वैल्यू सिर्फ कितनी आ गई है, ये वैल्यू आपके पास आ गई है 10. तो 10 ही लोग आपके पास बड़े हैं. आंसर आपका थर्ड बन जाना है. क्या बन जाएगा थर्ड 150. लिखा हुआ इन 1981 आर वैल्यू मतलब नेचुरल रेट ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन का कितना था 0.0205. बिल्कुल सही है. और आपको पता हुआ नॉर्वे रेड का भी लिखा, फ्लोर बीटल का भी लिखा हुआ, याद रखिएगा. इफ द बोथ स्पीसीज बेनिफिट, अगर दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है तो ये आपके पास म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है. इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है. आंसर 150 का 4 हो जाना है. क्लियर. अगला चलते हैं. 151 डार्विन वाज convinced that interspecific competition is a potent force of organic evolution. बिल्कुल बात सही है. डार्विन ये मानते थे कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन ही पोटेंट फोर्स है. क्या आपके किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए. लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं थी. क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में ही आपके सिर्फ कंपटीशन देखने को नहीं मिलता, नॉन रिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी आपको कंपटीशन देखने को मिल सकता है. और इसी का एग्जांपल फ्लेमिंगो बर्ड और आपके स्मॉल फिश के साथ कंपटीशन आपने देखा होगा जू प्लैंक्टॉन्स के लिए. लिखा हुआ इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी इज अ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट स्टारफिश इज अ स्टारफिश पिजास्टर इज अ इंपॉर्टेंट प्रेडेटर. बिल्कुल बात सही है. और आपको पता है इस पिजास्टर इस प्रेडेटर के रिमूव करने से मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स क्या हो गए थे, वो हो गए थे एक्सटिंक्ट. तो प्रेडेशन जो होते हैं वो इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को कम करके रिड्यूस करके स्पीसीज डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है. तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. आंसर 151 का 4 हो जाना है. अगला आपके पास लिखा हुआ इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन. ग्रोइंग पॉपुलेशन का मतलब ग्रोइंग पॉपुलेशन कब होगी, जब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, याद रखिएगा प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से ज्यादा हो, तब ये पॉपुलेशन कैसी कहलाई जाएगी, ग्रोइंग. अगर हमने कहा कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल के बराबर हैं तो हम इसे स्टेबल बोल सकते हैं. और आपके प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल अगर कम है रिप्रोडक्टिव से तो ये आपके पास डिक्लाइनिंग होती है. और पूछा क्या है उसने, पूछा है आपके पास ग्रोइंग पॉपुलेशन. तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, ये बात सही है. प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव, नहीं. आपके पास यहां पर रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर इक्वल इन नंबर, नहीं. रिप्रोडक्टिव एंड लेस देन, नो. आंसर फर्स्ट सही है. अगला क्वेश्चन लिखा हुआ इन नेचर इन इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन दे पॉइंट आउट दैट स्पीसीज फेसिंग कंपटीशन might be evolved mechanism that promote coexistence rather than exclusion.
और इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? कहते हैं कि गॉस साहब ने यह बताया था कि अगर आप लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्या कर रही हैं, कॉम्पीट कर रही हैं, तो सुपीरियर वन वाली इंफीरियर को एक लॉन्ग टाइम में आकर पूरी तरह से खत्म कर देगी। लेकिन नेचर में ऐसा कम देखने को मिलता है क्योंकि ऑर्गेनिज्म ने एक्सक्लूजन की बजाय उन्होंने रिसोर्सेस की पार्टीशनिंग को सोचा हुआ है। उन्होंने फीडिंग टाइम और फीडिंग हैबिट के टाइम को बदलकर उन्होंने उस कंपटीशन को कम किया है और को एग्जिस्टेंस की तरफ कदम बढ़ाया है। इसी फिनोमिना को पैरासिटिज्म नहीं, रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। और यहां पर साइंटिस्ट का नाम आता है मैकआर्थर, जिन्होंने एक ही ट्री पर 5 टाइप के बार्बलर्स को देखा था। उन्होंने क्या किया, फीडिंग हैबिट और फीडिंग टाइम को चेंज करके उन्होंने कंपटीशन को रिमूव करके को एग्जिस्ट करना सीख लिया था। तो आपके पास ये फिनोमिना है रिसोर्स की पार्टीशनिंग। 154 पर आ जाए, लिखा हुआ विच व्हाट इज द इनकरेक्ट अबाउट की स्टोन स्पीसीज। सबसे पहले ये समझ लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की स्टोन स्पीसीज। ये वो स्पीसीज होती हैं जिनके रिमूव होने से पूरा इकोसिस्टम को गड़बड़ या फिर डिस्ट्रॉय होने का खतरा बना रहता है। जैसे कि जंगल में शेर, जैसे कि जंगल में आपके पास बात कर ली जाए फिग ट्री की, क्योंकि आपके एडवर्स कंडीशन में फिग ट्री कई सारे एनिमल्स को, कई सारे मतलब जो ना ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड कराता है, शेल्टर प्रोवाइड कराता है। अगर वो वहां पर अनफेवरेबल कंडीशन में फिग ट्री खत्म हो जाए तो बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर सकती हैं, और अगर स्पीसीज एक्सटिंक्ट ज्यादा नंबर में करेंगे तो इकोसिस्टम डिसबैलेंस होने का खतरा रहेगा। इस मतलब को, इसी को हम की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। लिखा हुआ है हाँ, स्पीसीज विच मेक्स अप ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन, ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल बायोमास। ये बात सही है। येट नॉट हैज अ ह्यूज इंपैक्ट। बिल्कुल यार, नॉट नहीं, यहां पर होना चाहिए बिल्कुल ह्यूज आपका इंपैक्ट है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। नॉट लिख दिया, गलत बात। दूसरा लिखा है अ कॉमन स्पीसीज दैट हैज प्लेंटी ऑफ बायोमास येट हैज अ फेयरली लो इम्पैक्ट। फिर देखो उन्होंने लो इम्पैक्ट जैसी बात की है, यहां लो इम्पैक्ट नहीं, इन स्पीसीज का इम्पैक्ट हाई होता है। रेयर स्पीसीज दैट हैज मिनिमम इम्पैक्ट। देखो उसने हर एक लाइन में कुछ ना कुछ गड़बड़ बात लिखी। यहां पर मैक्सिमम होना चाहिए ना कि मिनिमम इम्पैक्ट। इसका मतलब मुझे तीनों बातें ही गलत लग रही, तो इनकरेक्ट बात ही तो पूछ रहा है, तो सारी की सारी बातें इनकरेक्ट हैं, आंसर ऑल हो जाएगा। सारी की सारी बातें क्या है, इनकरेक्ट। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन बिटवीन लाइकेन एंड फंजाई, सॉरी लाइकेन एंड माइकोराइजा। लाइकेन और माइकोराइजा के बीच में करेक्ट बात बतानी है। दोनों का रिलेशनशिप, चाहे लाइकेन हो चाहे माइकोराइजा हो, म्यूचुअलिज्म का है, बोथ पार्टी बेनिफिशियल है। म्यूचुअलिज्म को हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं, सही है, ये नॉन सिम्बियोटिक नहीं है। और चाहे लाइकेन हो चाहे फंजाई हो, इसमें एक पार्टनर फंजाई तो है ही, एक एल्गी और फंजाई, दूसरा हायर रूट, हायर प्लांट की रूट और फंजाई। तो आंसर आपके पास करेक्ट हो गया, ए, बी और डी, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला देख लो, लिखा हुआ है इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड which process may contribute more significantly to population growth। जब भी हम नई कॉलोनी बसाते हैं, नया हैबिटेट लेकर आते हैं, तो उस दौरान आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए बर्थ इंपॉर्टेंट रोल फिनोमिना, बर्थ जो है ना मेन रोल प्ले नहीं करता वहां पर कॉलोनाइजेशन में। यहां पर जब भी न्यू कॉलोनी बसाई जाए तो इमिग्रेशन जो है वो ज्यादा बेनिफिट होता है देन दी बर्थ से। लेकिन ये बात कब है, जब बात की जाए न्यू कॉलोनाइजेशन की। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है तो बर्थ इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए देन द इमिग्रेशन। यहां पर तो आंसर सेकेंड चला जाएगा, 156 का सेकेंड हो जाना है बेटा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला बताइए, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पैरासाइट दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, इनसे हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। बिल्कुल, लाइस की बात करी जाए, ह्यूमन के, टिक्स की बात करी जाए, डॉग्स पर, हम कस्क्यूटा की बात कर रहे हैं, वो भी आपके पास एक्टोपैरासाइट है।
कस्क्यूटा पैरासिटिक प्लांट है, कॉमनली फाउंड इन ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट्स, ये भी बात सही। और अपने कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के दौरान उसने क्लोरोफिल ही गायब कर लिया, पत्तियां ही गायब कर ली, ये डिपेंडेंट है टोटली, है ना। तो आपके पास दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 157 का आंसर 4 हो जाना है। क्लियर? अगला देख लेते हैं। लिखा हुआ ब्रूड पैरासिटिज्म इन अ बर्ड इज अ फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ अ पैरासिटिज्म इन विच द पैरासिटिक बर्ड ले इट्स एग ऑन इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट। और ये होस्ट क्या था? क्रो। और जो आपके पास पैरासिटिज्म करने आ रहा है वो कौन था? कुकू बर्ड, है ना। ये वाली बात सही है, ब्रूड पैरासिटिज्म देखने को मिलेगा। फिर लिखा है कमेंसलिज्म वन स्पीसीज बेनिफिट और अदर इज हार्म्ड, ये बात गलत है। अगर मैं कमेंसलिज्म की बात कर रहा हूं, एक पार्टी बेनिफिशियल, दूसरी ना बेनिफिटेड नॉट हार्म्ड, तो आपके पास पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत, इस तरह से आंसर सेकंड बनेगा। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स, और उन एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं पॉपुलेशन के कुछ खास गुण होते हैं, जैसे कि बर्थ, जैसे कि डेथ। आपके पास बर्थ और डेथ जैसा फिनोमिना इंडिविजुअल लेवल पर है, ना कि पॉपुलेशन लेवल। ये इंडिविजुअल लेवल है। ये कैसा लेवल है? इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्मिक लेवल है। लेकिन डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, ये है पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स। किसके एट्रीब्यूट्स हैं बेटा? पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। तो CDE आंसर आपका सेकंड बन जाना है। अगला लिखा है इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन दी है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल कितने दिए हैं? 400। फिर आपसे कहा गया रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल कितने दिए हैं? 300। और फिर आपको दिए हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल कितने दिए हैं? 150 से लगभग 100 से 150। ये कितने दिए हैं? 100 से 150 दिए हुए हैं। तो 100 से 150। तो आप मुझे बताइए कि भाई आपको ये नहीं दिख रहा कि भैया ये ग्राफ आपका पिरामिडल हो रहा है, और पिरामिडल हो रहा है तो ऐसी ग्रोथ एक्सपेंडिंग कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? एक्सपेंडिंग, है ना, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा हैं किससे? रिप्रोडक्टिव से। अगला देख लो, इन नेचर गिवन हैबिटाट हैज इनफ रिसोर्सेस to support maximum possible number beyond which no further growth is possible, call this limit। तो कह रहा है नेचर के पास गिवन हैबिटाट है, रिसोर्सेज सपोर्ट टू मैक्सिमम आपके पास पॉसिबल नंबर बियॉन्ड। अगर मैं चला जाऊं, कहते हैं कि नेचर के पास अपने रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं कि वो कितने पॉपुलेशन को होल्ड कर सकता है। अगर उस पॉपुलेशन से बियॉन्ड अगर जाओगे तो रिसोर्सेस कम होने लगेंगे। तो जितने रिसोर्सेस के साथ जितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, उसी लिमिट को हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैरिंग कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय के। तो ये जवाब कैरिंग कैपेसिटी को लेकर है। ठीक है, अगला लिखा हुआ इफ अ पॉन्ड देयर वर 50 वाटर हाइसेंथ प्लांट। कितने स्टार्टिंग में थे? 50 वाटर हाइसेंथ प्लांट थे लास्ट ईयर। फिर आपके पास टोटल पहले शुरुआत में कितने थे? आपके पास 50 प्लांट थे। फिर कह रहे हैं कि इसमें 10 प्लांट न्यू ऐड हो गए। अब इसमें 10 प्लांट जो हो गए वो न्यू ऐड हो गए। फिर कह रहे हैं करंट पॉपुलेशन कितनी हो गई? 60। तो बर्थ रेट बताना है। तो क्या आपको नहीं पता कि बर्थ रेट बराबर होता है नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा, पर हेड की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। तो यहां पर नंबर ऑफ बर्थ मतलब कितनी हुई है? 10। और भाई आपके पास 10 हुई हैं और पर कैपिटा कितने पे हुई हैं? 50 पर। तो 10/50 और 10/50 आया तो बर्थ रेट बताइए। तो ये हो गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, आपके पास 0.2 हो गया। तो 0.2 ऑफस्प्रिंग पर प्लांट पर ईयर। तो 0.4 वाला, 5 वाला, ये वाला सवाल गलत है, मतलब ऑप्शन गलत है, आंसर सेकंड बन जाना है।
क्या होगा? सेकेंड। 163, नेचुरल सिलेक्शन फिनोमिना ऑपरेट्स एट विच लेवल टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट। तो नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमिना इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होता, ये तो कौन से लेवल पर है? पॉपुलेशन लेवल पर है। कौन से लेवल पर? पॉपुलेशन लेवल। अगला फिर से बर्थ रेट पर क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ इफ इन अ लेक देयर आर 25 फिशेस एट लास्ट ईयर। पहले कितनी थी? 25 फिशेस थी। फिर आपके पास 5 फिश क्या हो गई? इसमें 5 फिश ऐड हो गई। फिर वो बर्थ रेट पूछ रहा है, तो बताओ ये कितनी हो गई होंगी? 30। तो बर्थ रेट अभी हमने बताया पर यूनिट टाइम, सॉरी बर्थ रेट पर कैपिटा पर यूनिट टाइम होता है कि नहीं? तो भाई साहब कितनी बढ़ गई हैं? 5। और कितने पर बढ़ी हैं? 5 पर। तो आपके पास पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो आपके पास 0.2, यहां पर भी जवाब है 0.2 ऑफस्प्रिंग पर फिश पर ईयर। तो आंसर आपका फर्स्ट आ जाना है, 4 नहीं, 6 नहीं, 5 नहीं। क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट आ जाएगा। अगला लिखा हुआ है इफ n is the population density at time t then its density at the time t plus 1। तो अभी हमने बताया था nt plus 1 बराबर nt plus b plus i and d माइनस d plus e। आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड। इक्वेशन पूछ रहा है सिंपली तुमसे। क्या पूछ रहा है? इक्वेशन। अगला बता दो 166, when resources are unlimited। अगर रिसोर्सेस को अनलिमिटेड कर दिया जाए तो पॉपुलेशन कैसे ग्रो करेगी? एक्सपोनेंशियली। कैसे ग्रो करेगी? एक्सपोनेंशियल फैशन में। कौन सा फैशन कहलाता है? ज्योमेट्रिक फैशन। ये लॉजिस्टिक नहीं कहलाता। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, 166 का। अगला लिखा हुआ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। आपको पता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है? तो हमने कहा वैसे तो नॉर्मल आपके पास होता है dn बाई डी टी आर एन, और इसी का इंटीग्रल फॉर्म अगर पूछा जाए तो वो क्या होता है? तो वो होता है एन टी बराबर एन नॉट ई की पावर आर टी। एन टी बराबर एन नॉट ई की पावर आर टी, और ये हो गया जवाब थर्ड। ठीक है। अगला लिखा हुआ विच ग्रोथ मॉडल इज कंसीडर्ड मोर रियलिस्टिक। मोर रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल वही जहां पर रिसोर्सेस जो हैं वो रिसोर्सेस कैसे हो? रिसोर्सेस लिमिटेड हो, क्योंकि नेचर में कभी भी रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं होते। तो मोर रियलिस्टिक ग्रोथ कौन सी होगी? वो होगी जियोमेट्रिक या लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल नो, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल यस, है ना? दोनों इक्वली रियलिस्टिक नहीं है। 168 का सेकंड आ जाएगा। ठीक है बेटा। अगला देख लेते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है बताइए? तो एमेंसलिज्म -0 वही लिखा हुआ है, यस। कंपटीशन में दोनों नेगेटिव, वो नहीं लिखा हुआ है, गलत जवाब। कॉमेंसलिज्म में +0, सॉरी एमेंसलिज्म में +0 नहीं होता, -0 होता है। -0 वही लिखा हुआ है। और कंपटीशन में दोनों नेगेटिव, फिर कॉमेंसलिज्म में +0, म्यूचुअलिज्म में दोनों प्लस। तो दैट्स वाई ये गलत दिया है, ये गलत दिया है, ये भी गलत दिया है। एक ही ऑप्शन सही है 169 का फर्स्ट। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंसेस, कौन से केमिकल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, आर प्रोड्यूस बाय द प्लांट एज डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। तो उन केमिकल की बात करी जा रही। तो केमिकल में क्विनीन भी होगा, ओपियम भी होगा, स्ट्राइक्रिन भी होगा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी होगा, ये सारे के सारे हो जाएंगे। 171 ब्रूड पैरासिटिज्म इज फाउंड इन ओनली रेप्टाइल्स लिख दिया है। रेप्टाइल्स में देखने को ही नहीं मिलेगा, एम्फीबिया में नहीं, आपको बर्ड्स में देखने को मिलेगा। और ये आपके पास कुकू की बात है, कुकू एंड आपके पास क्रो। अगला लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म।
नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, और यहां पर आप नन कर दीजिए। तो देखिए आपके पास वन ऑर्किड ग्रो एपिफाइट एज मैंगो ब्रांच, ये बात सही है, यहां पर नॉट पूछ रहा है, ठीक। फिर बाद में बर्नेकल ग्रो ऑन बैक ऑफ वेल, ये भी सही है। कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल, ये भी सही है। तो इसी वजह से इसमें सारे ऑप्शन आपके एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म के। अगर आप चौथा ही ऑप्शन ले जाना चाहते हो तो यहां से नॉट हटा दीजिए, तब आंसर आपका 4 बन जाएगा। हमने यहां से नॉट हटा दिया, ठीक है। सारे के सारे एग्जाम्पल हैं कमेंसलिज्म के। अगला 173 लिखा हुआ है सेक्सुअल डिसीट इज रिलेटेड टू। तो सेक्सुअल रिलेटेड मेडिटेरियन ऑर्किड, जिसे हम ऑफरिस कहते हैं, और कोल्पा बी को लेकर है। इसमें एक पेटल जो होता है वो रिजेंबल करता है फीमेल के साइज और कलर से। सारी की सारी बात सही है, और इसी से फिनोमिना रिलेटेड है, नाम है स्यूडो कॉपुलेशन। ठीक है। अगला, ऑन डूइंग एनालिसिस इट इज क्लियर दैट नियरली 25% ऑल इंसेक्ट जो डिपेंड है प्लांट पर, या तो उनका सैप खाते हैं, अदर पार्ट्स खाते हैं। डू नॉट फीड लिखा हुआ है गलत, फाइटोफेगस होते हैं, ये सही है। आंसर 174 का 4 है। 174 का क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा, 1 और 3rd। 175 लिखा हुआ एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म का मतलब एक पार्टी डेट्रीमेंटल, दूसरी नॉर हार्म नॉट बेनिफिटेड। लिखा हुआ वन स्पीसीज इज हार्म्ड, ठीक है, दूसरी अनअफेक्टेड, ये सही है। पहला ही ऑप्शन मुझे सही दिख रहा, बाकी भी देख लेते हैं। वन स्पीसीज इज हार्म्ड और दूसरी बेनिफिटेड। ये आपके पास पैरासिटिज्म भी हो सकता है और प्रिडेशन भी हो सकता है। वन स्पीसीज बेनिफिटेड और नाइदर बेनिफिटेड और नॉर हार्म्ड अदर वाली, तो ये 0 कमेंसलिज्म का एग्जांपल आपके पास हो सकता है। वन स्पीसीज इज हार्म्ड, है ना, और दूसरी पार्टली बेनिफिटेड, तो आपके पास ये आपका पैरासाइट भी हो सकता है। तो आंसर तो फर्स्ट सही है। 175। 176 देखिए, बार्बुलर्स रिसोर्स पार्टीशनिंग वाज एक्सप्लेन्ड बाय हूम। तो रिसोर्स की पार्टीशनिंग किसने बताई थी? गाउस ने नहीं बताई। ये तो कंपटीशन की बात कर रहे हैं, एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल। कॉर्नल्स ने भी कंपटीशन के हिसाब पर बात बताई, और मैकआर्थर की बात है। टिलमैन ने आपको बताया था आउटडोर प्लॉट पर बायोडाइवर्सिटी से जो आपका बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, प्लॉट का साइज ज्यादा होगा, तो डाइवर्सिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, प्रोड्यूसिंग मतलब हम कह सकते हैं कि बायो जो आपके पास फूड है उसका प्रोडक्शन ज्यादा। अगला, एग्जाम्पल ऑफ एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब जो होस्ट के अंदर रहते हैं, मलेरियल पैरासाइट भी है। ट्रेमेटोड पैरासाइट, इसमें ट्रेमेटोड को लेकर उन्होंने फैसियोला लिखा हुआ है, फैसियोला, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही है, जबकि कस्क्यूटा एक्टोपैरासाइट होता है। क्या है? एक्टोपैरासाइट। 178 वर्ल्ड हस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन dn अपॉन dt rn। ये वाली वर्ल्ड हस्ट पर नहीं है। dn by dt rn k माइनस n अपॉन k, ये सही है। ये वाली भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सेकेंड, 178 का सेकेंड। अगला, प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। कम टाइम में ज्यादा प्लांट बना लेना बाय द टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। कम टाइम में ज्यादा प्रोपेगेशन कर लेना। 180 द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाय। तो ये डार्विन की बात नहीं थी, ये जीएफ गॉस की बात है, मैकआर्थर की नहीं, वेलहस्ट पर्ल की नहीं। आंसर आपके पास सेकेंड हो जाएगा। ये था आपके पास FST 16, जिसमें टॉपिक मैं देख पा रहा हूं, तो वो टॉपिक है आपके पास एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। एग्जाम के दिन पास आ चुके हैं, अपनी एनर्जी को बचा कर रखिए। इस टाइम लेजी भी फील होगा, लेकिन फिर भी आप अपनी
एनर्जी को बचा कर रखिए, खूब हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को और अपनी तैयारी को बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।